हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य अध्ययन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जिला कांगड़ा के संक्षिप्त इतिहास का सेशन नंबर 7। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस किसी ने भी हिमाचल प्रदेश सामान्य अध्ययन की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड है। और जो टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टारगेट फोकस पे आप सभी को 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था चंद्रभान चंद, आलमचंद, हमीरचंद, अभयचंद और गंभीरचंद के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो ध्यान दीजिएगा, अभयचंद यानी अभयचंद के बाद जो राजा बने थे वो बने थे उनके चाचा, यानी अभयचंद का जो है कोई संतान नहीं थी, अभयचंद का कोई पुत्र नहीं था। और 1750 ईस्वी में जो है अभयचंद का चाचा गंभीरचंद जो है गद्दी पर बैठता है और वह केवल जो है 1 वर्ष तक राजा बन सका क्योंकि 1751 ईस्वी में गंभीरचंद की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, गंभीरचंद की मृत्यु हो जाती है 1751 में और गंभीरचंद के थे वही 11 पुत्र। कितने पुत्र थे गंभीरचंद के? 11 पुत्र थे। तो सभी 11 पुत्र जो है स्वभाव से बड़े उदंड और क्रूर थे। तो संभवतः जो है अफसर और प्रजा दोनों इन 11 पुत्रों से असंतुष्ट थी, इसलिए लोगों ने इन्हें एक तरफ करके जो है हमीरचंद और गंभीरचंद के सबसे छोटे भाई शंकरचंद के पुत्र घमंडचंद को जो है राजपाट संभालने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जो घमंडचंद थे वो बहुत बुद्धिमान थे। तो बुद्धिमान होने के कारण और योग्य होने के कारण उन्हें काफ़ी सारी लोकप्रियता एवं ख्याति अर्जित हो चुकी थी। और घमंडचंद ने जो है उचित अवसर देखकर उसने सेना के बड़े बड़े अधिकारी को अपने साथ मिला लिया था। और जब गंभीरचंद के पुत्र ब्यास नदी के तट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार में लगे हुए थे, तो ध्यान दीजिएगा 1751 ईस्वी की बात हो रही है। 1751 ईस्वी में गंभीरचंद की मृत्यु हुई थी। तो ब्यास नदी के तट पर जो है वे सभी अपने पिता के अंतिम संस्कार में लगे हुए थे। तो घमंडचंद ने क्या कर दिया, उसने जो है कुछ सिपाही के साथ जो है वो वहाँ पर उपस्थित हो गया और उन 11 पुत्रों को जो है बंदी बना दिया। और इसके पश्चात जो है घमंडचंद जो है कांगड़ा का राजा बना। तो 18वीं सदी के मध्य में जब घमंडचंद ने गद्दी संभाली तो भारतीय इतिहास में एक बड़ा भारी राजनीतिक परिवर्तन देखने को आ रहा था, जिससे हिमालय का यह पर्वतीय क्षेत्र भी अछूता ना रह सका। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है सभी मुगल शासक विलासिता में पड़ गए थे, यानी वो जो है शासन की मौज लूट रहे थे, जिसके कारण वे सभी जो है मुगल साम्राज्य संभालने तथा उसे अक्षुण्ण रखने में असमर्थ नजर आने लगे। और उधर जो है दक्षिण से जो है मराठा सक्रिय हो गए थे, यानी मराठा जो है अपने राज्य का विस्तार करने लगे थे। और इधर जो है उत्तर पश्चिम से जो है नादिर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी ने आक्रमण आरंभ कर दिए थे। और जो पंजाब का क्षेत्र था, यहाँ पर एक नई शक्ति का संचार हो रहा था, जिसने जो है आने वाले इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस शक्ति के जन्मदाता कौन थे भाई? इस शक्ति के जन्मदाता थे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने जो है 1699 ईस्वी में क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बिलासपुर में स्थित आनंदपुर में 80,000 व्यक्तियों की एक सभा बुलाई थी और खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी भाई? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? 1699 में। कहाँ पर? आनंदपुर में, यानी बिलासपुर में स्थित आनंदपुर में 80,000 व्यक्तियों की एक सभा बुलाकर खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो उसके बाद जो है खालसा पंथ भी 18वीं सदी के मध्य तक कई दलों में बंट गया, परंतु इस दल ने पंजाब के मुगल सूबेदारों तथा अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध अपनी छापेमारी गतिविधियां जारी रखी। इस प्रकार जो है पंजाब में एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। तो पहाड़ी राजाओं ने भी इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। सन 1752 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुरानी ने तीसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया तो उसने तत्कालीन मुगल बादशाह अहमद शाह से पंजाब तथा पहाड़ी इलाके अपने अधिपत्य में लेकर वहां पर अपने सूबेदार नियुक्त कर दिए। जब अहमद शाह अब्दाली भारत से वापस गया तो सिख उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध उठ खड़े हुए और इस प्रकार की घटनाएं कई बार होती रही और सिखों ने उसे बहुत परेशान किया। तो ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह दुरानी या फिर अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1788 के बीच पंजाब के क्षेत्र पर 10 बार आक्रमण किया और सन 1752 ईस्वी में दिल्ली के सम्राट अहमद शाह ने पहाड़ी राज्यों सहित
पंजाब को अहमद शाह दुरानी को सौंप दिया। तो राजा घमंड चंद के गद्दी पर बैठते ही उसने एक शक्तिशाली सैन्य दल का निर्माण किया और इस दल में जो है उसने राजपूत, अफगान और रोहलों को शामिल किया था और इनकी सहायता से उसने कटोच राज्य के समस्त पुराने इलाकों पर अधिकार कर लिया। परंतु कांगड़ा किला अभी भी मुगलों के शासन के अधीन था और किले का अंतिम मुगल गवर्नर था वही नवाब सैफ अली खान। और उसके बाद जो है राजा घमंड चंद पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध करके गुलेर, जसवां, सिब्बा और दतारपुर पर जो है उसने आक्रमण किया और उन्हें जो है अपने अधीन कर लिया। और साथ ही साथ जो है उसने कुटलहर पर आक्रमण किया और उसका जो है आधा भाग जो है अपने राज्य में मिला लिया। और 1755 ईस्वी में जो है राजा घमंड चंद ने कुल्लू के राजा टेढ़ी सिंह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और उस युद्ध में जो है राजा टेढ़ी सिंह हार गया और कुल्लू पर जो है राजा घमंड चंद का आधिपत्य हो गया। और इसी तरह राजा घमंड चंद कुछ ही दिनों में जो है काफ़ी बलवान हो गया और चारों ओर जो है उसकी विजय का डंका बजने लगा। तो अहमद शाह अब्दाली 1757 ईस्वी में फिर से आता है, यानी चौथी बार जो है पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आता है, परंतु बल के द्वारा उद्देश्य सिद्धि ना होते देखकर जो है अहमद शाह अब्दाली मेल मिलाप के रास्ते पर चल पड़ा। यानी घमंड चंद की वीरता एवं बुद्धिमानी की चर्चा उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। अतएव 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने जालंधर दोआब और सतलुज और रावी नदी के बीच के क्षेत्रों को राजा घमंड चंद को हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार उन्हें जालंधर दोआब का राज्यपाल बना दिया गया, यानी राजा घमंड चंद के कंधों पर शासन का भार दे दिया और अहमद शाह अब्दाली वापस चले गया। तो राजा घमंड चंद के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली को भले ही अधिक लाभ ना हुआ हो, लेकिन स्वयं घमंड चंद के लिए ये एक अवश्य सुनहरा अवसर था। यानी कटोच राज्य के प्रभाव के पुनर्निर्माण के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई अवसर नहीं मिल सकता था। और राजा घमंड चंद ने जालंधर के 11 पहाड़ी राजाओं पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली और उनसे जो है कर वसूलने लगा। कहा जाता है कि नेचर लवर्स मी ट्री, एक्साइटेड स्टेट इज नॉट अ परमानेंट स्टेट, यानी राजा घमंड चंद की पराजय उसका इंतजार कर रही थी। ये घटना उस वक्त की है जब चंबा के राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र जो है छोटी आयु का था। तो राजा घमंड चंद पे जो है सत्ता का भूत सवार था। उसने पथियारा के किले तथा पालम के तालुके पर धावा बोल दिया और चंबा को अपने अधीन कर लिया। परंतु चंबा की राजमाता जम्मू के राजा की पुत्री थी, अतएव हार न मानकर उसने क्या कर दिया, रणजीत देव की सेना की सहायता से पुनः अपने खोए हुए इलाके को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा घमंड चंद की जो है पहली बार हार हुई, एक विधवा रानी के हाथों उसकी पहली पराजय हुई। और साथ ही साथ जो है राजा घमंड चंद दिल्ली की ओर से शासन करने वाली नवाब सैफ अली खां के हाथों से अपने पैतृक दुर्ग यानी कांगड़ा दुर्ग को छुड़ाने में असमर्थ रहा था। और 1769 में जब अहमद शाह अब्दाली ने अपना अंतिम आक्रमण किया तो पंजाब में जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। तो राजा घमंड चंद तथा दूसरे पहाड़ी राजाओं ने भी जो है उसकी बढ़ती शक्ति को देखकर उसकी प्रभुसत्ता को मान लिया और उसने कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, बसौली तथा मंडी से कर वसूलना शुरू किया। किसने भाई? जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। परंतु जस्सा सिंह रामगढ़िया की यह प्रभुसत्ता बहुत दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि उसका जो है जय सिंह कन्हैया से बटाला से प्राप्त हुए कर के बंटवारे पर झगड़ा हो गया। कहाँ के भाई? बटाला से प्राप्त हुए कर के बंटवारे में जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया के बीच झगड़ा हो गया और इस लड़ाई में जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया की हार हुई और जस्सा सिंह रामगढ़िया को हिसार में जाकर शरण लेनी पड़ी। कहाँ पर? हिसार में जाकर जस्सा सिंह रामगढ़िया ने शरण ली और इस झगड़े की स्थिति से लाभ उठाकर पहाड़ी राजाओं ने पुनः अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। और इसके पश्चात जो है राजा घमंड चंद ने 1761 होगा, 1751 होगा, 1761 में घमंड चंद ने ब्यास नदी के किनारे पर टिहरा सुजानपुर नामक नगर बसाया, यानी सुजानपुर टिहरा की स्थापना की और सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया। और राजा घमंड चंद ने जो है 24 वर्षों में राज्य को पूरी तरह संगठित करके कई मजबूत दुर्गों का निर्माण करवाया। कांगड़ा की विभिन्न कलाओं, खासकर जो है घमंड चंद ने चित्रकला को उससे काफ़ी संरक्षण मिला। और 1774 में जो है राजा घमंड चंद की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कांगड़ा का जो राजा बनता है वो बनता है राजा घमंड चंद का पुत्र तेगचंद। तो राजा तेगचंद 1 वर्ष तक ही शासन कर सका, परंतु जब तक वो जीवित रहा वो भी जो है अपने पिता यानी
घमंडचंद के नक्शे कदमों पर चलता रहा और 1775 में जो है राजा तेगचंद की मृत्यु हो जाती है। और राजा तेगचंद के 3 पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र था उसका संसार चंद। तो नो डाउट संसार चंद द्वितीय ही जो है राजा बनना था। नेक्स्ट राजा किसके बाद? तेगचंद के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजा संसार चंद द्वितीय के बारे में। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।